इस रील पर 16 मिलियन व्यूज थे, लेकिन मोदी सरकार ने आईटी एक्ट का मिसयूज करके इसे इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। लेकिन पता है क्या है, इन लोगों को एहसास नहीं है कि जनता में कितनी ताकत है। अब उन्हें जरा एहसास दिलाते हैं। मैं इस रील को दोबारा अपलोड करता हूं और इस बार इतना शेयर करना कि 30 मिलियन व्यूज क्रॉस हो जाए और डाउनलोड करके व्हाट्सएप पर हर जगह फैला दो। और अगर ये सब इसी तरीके से चलता रहा तो जल्द ही आपको इंडियन करेंसी में महात्मा गांधी की जगह प्रधानमंत्री जी की फोटो दिखने वाली है। इस सरकार ने तो योजनाएं काफी शुरू करी हुई है, बट काफी सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनका सिर्फ नाम चेंज हुआ है। और इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी योजनाएं जो इस सरकार ने स्टार्ट करी है वो पहले से ही चलती आ रही है। बस ये सरकार क्रेडिट लेने का काम ज्यादा करती है और स्कीम बिल्ड करने का काम कम। नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी चुनाव आते हैं या कोई नई सरकार बनती है तो अचानक से योजनाओं की बाढ़ क्यों आ जाती है? हर तरफ नए नए नाम, बड़े बड़े वादे और जोर शोर से प्रचार। लेकिन इस चमक दमक के पीछे की सच्चाई क्या है? आज हम एक ऐसे ही मुद्दे की गहराई में उतरने वाले हैं जो सीधे सीधे हम सब से जुड़ा है। ये विषय है हमारी सरकारी योजनाओं का। क्या ये योजनाएं वाकई में नई सोच का नतीजा हैं, या फिर ये बस पुरानी योजनाओं पर एक नया चमकीला लेबल लगाकर हमारे सामने पेश की जा रही हैं? ये सिर्फ एक राजनीतिक सवाल नहीं है दोस्तों, ये हमारे और आपके टैक्स के पैसे का सवाल है। ये देश के विकास की दिशा का सवाल है। तो चलिए आज इस पूरी पहेली को परत दर परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस नाम के खेल के पीछे की असलियत क्या है। इस पूरी पड़ताल की चिंगारी एक सोशल मीडिया वीडियो से भड़की। सोचिए, एक रील जिसे 1,60,00,000 से ज्यादा बार देखा गया, अचानक भारत में ब्लॉक कर दी जाती है। उस वीडियो में एक बहुत ही सनसनीखेज दावा किया गया था। दावा यह था कि सरकार न सिर्फ पुरानी योजनाओं का नाम बदल रही है, बल्कि अपनी आलोचना करने वाली आवाजों को दबाने के लिए आईटी एक्ट का इस्तेमाल भी कर रही है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस वीडियो में यह तक कह दिया गया कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी करेंसी से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा दी जाएगी। अब ये एक बहुत बहुत बड़ा आरोप है। ये सिर्फ योजनाओं के नाम बदलने से कहीं आगे की बात है। यही वो दावा है जिसने इस पूरी बहस को एक नया मोड़ दिया और हमें इस बात की तह तक जाने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर सच क्या है। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही खड़ा होता है, जब हम किसी नई योजना के भव्य लॉन्च के बारे में सुनते हैं तो हमें कैसा महसूस करना चाहिए? क्या हमें खुश होना चाहिए कि देश की तरक्की के लिए कुछ नया और इनोवेटिव हो रहा है, या फिर हमें थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए कि कहीं ये किसी पुरानी धूलखारी फाइल पर बस नया कवर चढ़ाने जैसा तो नहीं है? क्या ये सच में एक सुधार है, एक विकास है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक श्रेय लेने की एक होड़ है? यही वो सवाल हैं जिसके जवाब आज हम तथ्यों और सबूतों की रोशनी में तलाशने की कोशिश करेंगे। इस पूरी गुत्थी को सही तरीके से समझने के लिए हमने अपनी पड़ताल को 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम उस वायरल दावे की चीरफाड़ करेंगे जिसने इस पूरे मुद्दे को हवा दी। इसके बाद हम एक एक करके उन योजनाओं की गहराई में जाएंगे जिन पर नाम बदलने का आरोप लगा है। हम सबूतों के साथ उनकी तुलना करेंगे। फिर हम खाद्य सुरक्षा यानी मुफ्त राशन वाली योजना पर जो बहस छिड़ी है उसे भी समझेंगे। और आखिर में इन सभी कड़ियों को जोड़कर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आखिर नाम के इस खेल की हकीकत क्या है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सारा बवंडर खड़ा हुआ, यानी उस वायरल दावे से। जैसा कि मैंने बताया, एक सोशल मीडिया वीडियो जो अब भारत में उपलब्ध नहीं है, इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। हमारा विश्लेषण इसी वीडियो में किए गए दावों की एक एक करके जांच करने से शुरू होगा। हम ये देखेंगे कि इन दावों में कितना दम है और जब हम उन्हें तथ्यों की कसौटी पर कसते हैं तो वो कितने खरे उतरते हैं। उस वायरल वीडियो में मुख्य तौर पर 3 बड़े आरोप लगाए गए थे। पहला आरोप, और ये काफी गंभीर है, कि सरकार अपनी आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए आईटी एक्ट जैसे कानूनों का गलत इस्तेमाल कर रही है। दूसरा, जो हमारी आज की पड़ताल का मुख्य केंद्र है, कि आज की ज्यादातर बड़ी और फ्लैगशिप योजनाएं असल में पुरानी सरकारों द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ही नया रूप हैं, बस उनका नाम बदल दिया गया है। और तीसरा आरोप यह था कि इस सब के पीछे का मकसद कोई नई और बेहतर नीतियां बनाना नहीं, बल्कि पुरानी नीतियों पर अपना ठप्पा लगाकर उनका श्रेय खुद ले लेना है। और अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। यहां हम सिर्फ नामों के फेर में नहीं उलझेंगे, बल्कि काम का भी विश्लेषण करेंगे। देखिए, ये समझने के लिए कि कोई योजना सिर्फ रीब्रांड हुई है या उसमें सच में कोई सुधार हुआ है, हमें कुछ पैमाने तय करने होंगे। पहला, क्या सिर्फ नाम बदला है? दूसरा, क्या उसके बजट में कोई बड़ी बढ़ोतरी हुई है? तीसरा, क्या उसे लागू करने के लिए किसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है? और चौथा, क्या उस योजना की पहुंच और प्रभाव पहले से बड़ा है? चलिए इन्हीं पैमानों पर एक एक करके हर दावे को परखते हैं।
सबसे पहला उदाहरण लेते हैं रोजगार गारंटी योजना का, जिसे हम सब जानते हैं। वायरल दावे में इसे रीब्रांडिंग का एक क्लासिक उदाहरण बताया गया है, लेकिन जब हम तथ्यों को खंगालते हैं तो कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये बात बिल्कुल सच है कि साल 2005 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने देश में नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लागू किया था। फिर 4 साल बाद साल 2009 में उसी यूपीए सरकार ने इसके नाम में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा और यह मनरेगा बन गया। तो नाम बदलने की बात तो 100% सही है, लेकिन यह बदलाव पिछली सरकार के कार्यकाल में ही हुआ था, मौजूदा सरकार ने नहीं किया। अब उसी वायरल वीडियो में भविष्य को लेकर एक और दावा किया गया है। दावा यह है कि साल 2025 में इस योजना का नाम एक बार फिर से बदला जाएगा और इसका नया नाम VBG रामजी होगा। देखिए, यहां पर यह साफ करना बहुत जरूरी है कि यह दावा पूरी तरह से उस वायरल वीडियो का है। यह भविष्य को लेकर की गई एक अटकलबाजी है, एक अनुमान है। अभी तक इस दावे के पक्ष या विपक्ष में कोई भी आधिकारिक सबूत या बयान मौजूद नहीं है, इसलिए इसे हम सिर्फ एक आरोप के तौर पर ही देख सकते हैं, तथ्य के तौर पर नहीं। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी योजना की जिसने करोड़ों लोगों को पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। 2014 में जब ये लॉन्च हुई तो इसका बहुत प्रचार हुआ, लेकिन वायरल दावे के अनुसार इसकी नींव तो बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। यहां पर मामला थोड़ा पेचीदा है। अगस्त 2012 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों के लिए एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि वो लोगों के लिए बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स खोलें जो जीरो बैलेंस पर भी चल सकें। तो आइडिया नया नहीं था। तो क्या जनधन योजना सिर्फ रीब्रांडिंग थी? यहां पर हमें पैमाने और नीयत का फर्क समझना होगा। आरबीआई का 2012 का सर्कुलर एक बैंकिंग गाइडलाइन थी, एक निर्देश था, जबकि प्रधानमंत्री जनधन योजना एक राजनीतिक इच्छा शक्ति से चलाया गया एक राष्ट्रव्यापी मिशन था। इसका पैमाना इतना विशाल था कि लॉन्च के पहले ही दिन, जी हां, सिर्फ एक दिन में 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए। यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और यह सिर्फ खाते खोलना नहीं था, इसे टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया, आधार और मोबाइल से जोड़कर जैम ट्रिनिटी यानी जनधन आधार मोबाइल की नींव रखी गई, जिसने आगे चलकर भारत में डिजिटल पेमेंट की क्रांति को संभव बनाया। तो यहां एक पुराने आइडिया को एक अभूतपूर्व पैमाने, जबरदस्त मार्केटिंग और नई टेक्नोलॉजी के साथ लागू किया गया, जो इसे महज रीब्रांडिंग से कहीं ज्यादा बना देता है। अगला दावा है स्वच्छ भारत अभियान को लेकर। यह बात सच है कि 2014 से पहले भी देश में सफाई को लेकर योजनाएं चल रही थीं। साल 2012 में निर्मल भारत अभियान लॉन्च किया गया था और उसका लक्ष्य भी देश को खुले में शौच से मुक्त करना था। वायरल वीडियो का आरोप है कि स्वच्छ भारत अभियान उसी का एक अपग्रेडेड या स्टैंडर्ड वर्जन है। तो सवाल फिर वही उठता है, क्या सिर्फ नाम बदला गया? यहां भी जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत बजट में कई गुना बढ़ोतरी की गई, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था इसे एक सरकारी योजना की तरह नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन, एक जन आंदोलन का रूप देना। इसे सीधे प्रधानमंत्री ने लीड किया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इससे जुड़े और इसे एक राष्ट्रीय गौरव का विषय बनाया गया। तो क्या इसे हम सिर्फ रीब्रांडिंग कहेंगे या एक बड़े पैमाने पर किया गया सुधार? ये सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। सोर्स के मुताबिक ये भी 2008 में शुरू हुए राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम का ही एक नया रूप है। ये बात सही है कि बेटियों को बचाने और उन्हें पढ़ाने पर जोर पहले से ही दिया जा रहा था, लेकिन यहां भी फर्क विजिबिलिटी और अप्रोच का है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने इस मुद्दे को हर घर की चर्चा का विषय बना दिया। ये सिर्फ एक दिवस मनाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे एक लगातार चलने वाले हाई विजिबिलिटी सामाजिक अभियान में बदल दिया गया। इसका नाम इतना आकर्षक और सीधा था कि एक नारा बन गया। तो यहां भी वही सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, श्रेय किसे मिलना चाहिए, मूल विचार को या उसे एक राष्ट्रव्यापी मिशन बनाने वाले क्रियान्वयन को? अब आते हैं मेक इन इंडिया पर, जिसका शेर वाला लोगो हम सब ने देखा है। यहां भी दावा यही है कि इसकी जड़ें पुरानी सरकार की नीतियों में हैं, और यह दावा काफी हद तक सही है। साल 2011 में एक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई गई थी। उसका लक्ष्य भी यही था कि देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 16% से बढ़ाकर 25% किया जाए और 10 करोड़ नई नौकरियां पैदा की जाएं। मेक इन इंडिया के लक्ष्य भी लगभग यही थे। तो फिर फर्क क्या था? यहां फर्क नीति के सार में उतना नहीं था जितना उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग और प्रमोशन में था। मेक इन इंडिया एक पॉलिसी से ज्यादा एक ब्रांडिंग कैंपेन था, जिसका मकसद दुनिया भर के निवेशकों को यह संदेश देना था कि भारत अब बिजनेस करने के लिए तैयार है।
वायरल वीडियो का एक और बड़ा आरोप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर है। कहा गया है कि ये भी पुरानी योजना का ही नया नाम है। यहां जब हम पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि मामला सिर्फ नाम बदलने से कहीं ज्यादा जटिल है। पुरानी बीमा योजनाएं थीं, लेकिन उनमें कई समस्याएं थीं, जैसे प्रीमियम बहुत ज्यादा था, क्लेम मिलने में बहुत देर होती थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इन कमियों को दूर करने की कोशिश की गई। इसमें टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, जैसे सैटेलाइट इमेजरी, फसल कटाई के आकलन के लिए ड्रोन और स्मार्टफोन का उपयोग, ताकि किसानों को उनका क्लेम जल्दी और सही तरीके से मिल सके। तो इसे हम एक तरह का सुधार या एवोल्यूशन कह सकते हैं, जहां पुरानी योजना की समस्याओं को नई तकनीक से हल करने की कोशिश की गई। योजनाओं के नाम बदलने के इन तमाम आरोपों के अलावा वायरल वीडियो में एक और बहुत बड़ा दावा किया गया है, और यह दावा उस योजना से जुड़ा है जिसने कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में और उसके बाद भी देश के करोड़ों लोगों को भूख से बचाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुफ्त राशन योजना की। अब हम इस दावे की पड़ताल करेंगे कि क्या यह भी कोई पुरानी योजना ही है। आज भारत में लगभग 80 करोड़ लोगों को सरकार की तरफ से मुफ्त अनाज मिलता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। वायरल दावे के अनुसार ये योजना भी कोई नई नहीं है, और ये दावा काफी हद तक सही है। इस पूरी योजना की नींव है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो 2013 में संसद में पास किया गया था। इससे पिछली सरकार ने एक कानून बनाया था। इसी कानून ने देश की लगभग 2/3 आबादी को बहुत ही रियायती दरों पर, जैसे 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, अनाज पाने का कानूनी अधिकार दिया था। कोरोना काल में जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू हुई, तो उसने इसी मौजूदा कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल किया और उस कानूनी अधिकार के ऊपर हर व्यक्ति को अतिरिक्त 5 किलो अनाज बिल्कुल मुफ्त मुहैया कराया। तो ये एक पूरी तरह से नई पहल नहीं थी, बल्कि एक पहले से मौजूद कानूनी अधिकार का एक अभूतपूर्व विस्तार था, जो एक असाधारण संकट के समय में किया गया। तो इन सभी उदाहरणों को एक एक करके देखने के बाद हम अपने विश्लेषण के अंतिम चरण में पहुंचते हैं। हमने देखा कि कई मामलों में ये बात सच है कि नई योजनाएं पुरानी योजनाओं के ढांचे पर ही खड़ी हैं। कई योजनाओं के नाम बदले गए हैं। तो सवाल यह है कि नाम में आखिर रखा क्या है। शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है। लेकिन राजनीति में शायद नाम में ही बहुत कुछ रखा है। क्या नाम बदलना सिर्फ श्रेय लेने की एक राजनीतिक चाल है, या इसके पीछे कोई बड़ा और गहरा मकसद भी है? चलिए अब रीब्रांडिंग और वास्तविक विकास के बीच की उस महीन रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी अब तक की पड़ताल से कुछ पैटर्न बिल्कुल शीशे की तरह साफ होकर उभरते हैं। पहला, ये सच है कि कई मौजूदा योजनाएं पुरानी योजनाओं की नींव पर ही बनाई गई हैं। विचार या कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद था। दूसरा, जो सबसे बड़ा और निर्णायक बदलाव दिखता है, वो है योजना का पैमाना, यानी स्केल, उसकी मार्केटिंग और उसे लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल। तीसरा, अक्सर एक साधारण सी सरकारी पॉलिसी गाइडलाइन को एक बहुत बड़े हाई प्रोफाइल राष्ट्रीय मिशन में बदल दिया जाता है, जिससे उसकी विजिबिलिटी और लोगों तक उसकी पहुंच कई गुना बढ़ जाती है। और चौथा, इस सब के बीच ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम इसे सिर्फ रीब्रांडिंग कहें या वास्तविक सुधार। ये रेखा बहुत पतली और धुंधली हो जाती है। तो चलिए एक आसान सा फ्रेमवर्क बनाते हैं, ताकि आगे से जब भी कोई नई योजना हमारे सामने आए तो हम सब खुद इसका विश्लेषण कर सकें। एक तरफ है रीब्रांडिंग और दूसरी तरफ है विकास या एवोल्यूशन। अगर किसी योजना में मुख्य रूप से सिर्फ नाम बदला गया है, सुविधाओं में बहुत छोटे मोटे फेरबदल हैं, लक्ष्य लगभग वही पुराने हैं और सारी मार्केटिंग सिर्फ श्रेय लेने पर केंद्रित है, तो हम उसे रीब्रांडिंग की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन अगर योजना के बजट में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है, उसके दायरे को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है, उसे लागू करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और वो पुरानी योजना की कमियों को दूर कर रही है, तो इसे हम विकास या एवोल्यूशन कह सकते हैं। जनधन योजना शायद इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकती है। और अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं, एक ऐसा सवाल जिसका शायद कोई सीधा और आसान जवाब नहीं है। जब किसी पुरानी नीति को एक नया आकर्षक नाम देकर कई गुना बड़े पैमाने पर और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ लागू किया जाता है, तो असली श्रेय का हकदार कौन है? वो वास्तुकार जिसने उस विचार की पहली ईंट रखी थी, या वो निर्माता जिसने उस विचार को एक भव्य इमारत में बदलकर करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना दिया? ये सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग की आत्मा से जुड़ा है। हर योजना की अपनी एक अलग कहानी है और उसे रीब्रांडिंग बनाम विकास के तराजू पर तौलकर ही उसकी असली कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस विश्लेषण में बस इतना ही। धन्यवाद।